प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हिंदी व्याकरण में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अपने विषय संवाद लेखन पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। संवाद लेखन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम संवाद को और किन किन नामों से जानते हैं या हमारे बीच में संवाद के और कौन कौन से नाम प्रचलित हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो वार्तालाप है। दूसरा हम कथोपकथन के नाम से भी इसे जानते हैं। तीसरा हम इसे संलाप के नाम से भी जानते हैं। चौथे पर इसको गुफ्तगू भी कहा जाता है। पांचवें में संभाषण भी इसी का नाम है और छठा आलाप भी हम संवाद को ही कहते हैं। तो ये जो सारे नाम हैं वो कहीं न कहीं संवाद को ही परिभाषित करते हैं, संवाद के ही अन्य नाम हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं संवाद की परिभाषा। अब संवाद की परिभाषा के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कह सकते हैं। यानी सामान्य सी जो परिभाषा है वह यह बताती है कि दो व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद कहलाता है। अब संवाद की रचना के अंतर्गत हम ये ध्यान दें कि हमको अच्छी सी संवाद रचना करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात है वह है कि संवाद छोटे हों, सहज हों और स्वाभाविक हों। यानी संवाद जो डायलॉग्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए, यानी सामान्य होने चाहिए। उसमें कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा के और बहुत बड़ी नहीं कही जानी चाहिए। दूसरी जो विशेषता है वह यह बताती है कि संवादों में रोचकता एवं सरसता हो, अर्थात संवाद रोचक हों जो पढ़ने में दूसरों को अच्छे लगें और सरस हों। तीसरी जो बात है वह यह बताती है कि जो संवाद हैं इनकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। यानी भाषा एकदम स्वाभाविक होनी चाहिए। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं ठीक उसी प्रकार की स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और बोलचाल के निकट हो। यानी जैसा हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए दो बच्चों की आपसी बातचीत को संवाद में लिखना है तो आप लोग उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगें जैसा आप कभी एक दूसरे से ना बोलते हों, तो यह एक तरह से दिखावटीपन हो जाएगा। और अगर पूरी तरह से आप लोग लिख देंगे तो जैसा आप बोलते हैं वह हमारी भाषा में स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए ऐसा भी न करें कि जैसा हम कभी नहीं बोलते और आपस में बातचीत करते हैं, और ऐसा भी ना करें कि जैसा हम एकदम बातचीत करते हैं ठीक वैसा ही। यानी व्याकरणिक नियमों का, व्याकरणिक जो स्थितियां हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी सबसे विशेष बात है कि इसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन और अप्रचलित माने जिसका प्रयोग हम सामान्यतया नहीं करते हैं। तो कठिन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वह यह बताता है कि संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। यानी हमारे जो पात्र हैं, जो दो लोग आपस में वहाँ बातचीत कर रहे हैं, वह जिस समाज से आते हों उनकी भाषा भी उसी के अनुकूल होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो अनपढ़ या ग्रामीण पात्र हैं और शिक्षित पात्र हैं दोनों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों से ग्रामीण भाषा का प्रयोग करवाना चाहिए और शिक्षित पात्रों से शिक्षित भाषा का या संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करवाना चाहिए संवाद के अंतर्गत। अगली जो विशेषता है वह यह बताती है कि संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, यानी जिस विषय को लेकर के आपको संवाद लिखना है वह क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। जो संवाद का प्रयोग, जिन वाक्यों का प्रयोग आप उसमें संवाद के अंतर्गत कर रहे हैं वह विषय के बारे में या विषय को स्पष्ट करने वाले हों, विषय के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट कर सकें। अगली जो विशेषता है वह यह बताती है कि प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद का भी समावेश होना चाहिए। व्यंग विनोद का अर्थ होता है थोड़ा सा हंसी मजाक। यानी अगर जहाँ ज़रूरत हो प्रसंग के अनुसार, ऐसा नहीं कि सब जगह डालते जाइए, जहाँ लगे कि हाँ यहाँ प्रयोग किया जा सकता है वहाँ पर थोड़ा सा व्यंग विनोद का भी समावेश होना चाहिए, उसे भी डालना चाहिए। अगली जो विशेषता वह यह बताती है कि संवाद के अंतर्गत यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। यानी जहाँ जरूरी हो, जहाँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रयोग करने के लिए आपको मौका मिले वहाँ पर इनका प्रयोग
करना चाहिए। इससे संवाद सजीव हो उठते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वे एकदम सच्चे होते हैं। ठीक है, आइए हम एक संवाद का उदाहरण देखते हैं। यह हामिद और दुकानदार का संवाद है। प्रेमचंद की एक कहानी है ईदगाह। उसमें जो उसका नायक है वह हामिद है और वह एक दुकानदार से चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए, क्योंकि उनकी दादी का रोटी बनाते हुए हाथ जल जाता है। तो हामिद जब दुकान पर जाता है तो दुकानदार का और हामिद का जो संवाद है वह यहाँ प्रस्तुत है, देखते हैं। हामिद कहता है यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार उसे जवाब देता है तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो हामिद पूछा बिकाऊ है कि नहीं? तो दुकानदार कहता बिकाऊ नहीं होता तो यहाँ क्यों लाद ले आते? तो हामिद कहता तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? तो दुकानदार कहता 6 पैसे लगेंगे। हामिद कहता ठीक बताओ। दुकानदार कहता ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। तो हामिद उसे ऑफर करता है 3 पैसे लोगे? तो यह देखिए एक सामान्य सा संवाद है एक चिमटे के मोल भाव के बारे में, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि न ही किसी अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, न ही इसमें इतनी कम बातें कही गई हैं कि बातें स्पष्ट ना हों। तो यह एक आदर्श संवाद है दोनों के बीच का। बात भी पूरी हो गई, दुकानदार से बातचीत हो रही है तो खरीदने के बारे में बातचीत हो रही, दोनों की बात जो है वह अपने आप में पूर्ण है। आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक संवाद और। यह पड़ोसी और अगनू काका 2 व्यक्ति हैं, उनका संवाद है। तो पड़ोसी कहता है यह पिल्ला कब पाला अगनू काका? तो अगनू काका जवाब देते अरे भैया मैंने काहे को पाला, यहाँ अपने ही पेट का ठिकाना नहीं, रात में न जाने कहाँ से आ गया। तो पड़ोसी कहता तुम इसे पाल लो काका। तो अगनू काका कहते हैं भैया इसे पाल कर करेंगे क्या? तो पड़ोसी कहता तुम्हारी कोठरी ताका करेगा। तो अगनू काका कहते हैं कोठरी में कौन सा खजाना गड़ा है जो ताकेगा? तो यह एक प्रकार से पूरी तरह से आपस में गठा हुआ संवाद है। इसमें न ही किसी शब्द की कमी है और न ही किसी वाक्य की ज़रूरत है। तो अपने आप में ये संवाद पूर्ण है। आइए एक संवाद और देखते हैं। यह रोगी और वैद्य के बीच का संवाद है, रोगी और डॉक्टर के बीच का। तो रोगी जो है वो औषधालय में प्रवेश करते हुए वैद्य जी नमस्कार। तो जो वैद्य जी हैं वो कहते हैं नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है? तो रोगी कहता है कि पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। तो वैद्य कहते हैं घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो रोगी कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। तो वैद्य जी कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो रोगी कहता कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। तो वैद्य जी कहते हैं फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है, दूध खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। तो रोगी कहता अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। तो वैद्य जी कहते हैं अच्छा नमस्कार। यानी एक रोगी और एक वैद्य, एक मरीज और एक डॉक्टर का जो आपसी संवाद है वह इतने में पूर्ण हो जाता है। इसमें आप किसी भी चीज़, जैसे वो गया है बात करने तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बात छूट गई है, या फिर वैद्य की तरफ से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनसे भी कोई बात छूट गई है, और कहीं न कहीं अपने आप में पूरा है। और एक जो संवाद होता है जो 30 से 40 शब्दों का होता है, 50 शब्दों का, 60 शब्दों का अधिकतम हो सकता है, तो वह नियम भी इसमें पूरा हो रहा है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से हम संवाद लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, आपने इसे देखा। न समझ में आए तो बार बार देखिए, अगर उसके बाद भी ना समझ में आए और कोई आपको चीज़ परेशान कर रही है, आपको पूछना है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 91 49 57 31 50। धन्यवाद।